बहुत सारी बातें होती हैं आजकल कि वीकेंड कितने का है और एडवांस कितने की लगी और मंडे पे क्या हुआ। मुझे लगता नहीं कि ये दर्शकों का काम है। दर्शकों का काम है ये तय करना कि फिल्म देखेंगे या नहीं देखेंगे, और फिर ये तय करना कि उनको अच्छी लगी या ख़राब लगी। इस इंटरव्यू से, इस बातचीत से मैं क्या हेडलाइन, देखिए अनुभव सिन्हा ने क्या कह दी बात शाहरुख खान के बारे में। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, आपने मुझे कह रहे हैं कि शाहरुख खान मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मैं शाहरुख खान का नाम लूंगा तो आप हेडलाइन शाहरुख खान ही डालेंगे। मैंने पिछले 6-7 साल में जितना पैसा कमाया है तो उतना उसके पहले कभी नहीं कमाया। अच्छी गाड़ी में चलता हूँ, अच्छे घर में रहता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, घूमता फिरता हूँ, तो ये जो आंकड़े नीला चश्मा पहनता हूँ। इतनी लैविश ऑफिस है आपकी। लैविश नहीं तो मैंने 2003 में खरीदी थी। हाँ। तब इतनी महंगी नहीं थी, अब महंगी हो गई। कि आप लोगों ने वीकेंड की बातें इतनी कर ली हैं कि आप एक वीकेंड से एक पूरी फिल्म को आंक देते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमाई पता है क्या होती है? फिल्म की उम्र। तुम बिन कब आई थी? 2001 में आई थी जी। 22 साल हो गए, जिंदा है, आज भी पैसे कमा रही है। पता है आपको? तुम बिन आज भी पैसे कमाती है, 10 आज भी पैसे कमाती है, रावण आज भी पैसे कमाती है। कौन सी फिल्म ज्यादा हिस्सा आता है अभी भी कि प्रोड्यूसर? कुछ फिल्मों का जिसमें मैं प्रोड्यूसर हूँ उसका हिस्सा आता है। तो अभी इस सब को एंजॉय कर रहा हूँ और फिर बैठूंगा किसी दिन कहीं पहाड़ों में जाके और अगली कहानी तय करूँगा। मुझे तो हेडलाइन चाहिए कि अगली फिल्म का विषय क्या है। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा था। नहीं, वो माफ़ी चाहता हूँ, मैं अच्छी चाय पिलाता हूँ आपको। नहीं, मेरा सूखा इंटरव्यू मत करिए। और स्पेशली तब जबकि पहली रावण को थोड़ा सा उस ज़माने में ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स मिला था। तो अब अगर कभी रावण 2 बनाए आदमी तो ऐसी होनी चाहिए कि मतलब पूरी दुनिया कहे वाह क्या बात है। वैसा कुछ है नहीं मेरे पास कि मैं शाहरुख से बोलूँ कि शाहरुख एक कहानी है। थोड़ी सी ऐसी खबर भी आई कि शाहरुख नाराज हो गया आपसे। अब ये इंटरव्यू शाहरुख के बारे में, हाँ नहीं मतलब मैं शाहरुख के बारे में अलग से इंटरव्यू कर लूँगा, ये इंटरव्यू शाहरुख के बारे में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मान हैं डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर अनुभव सिन्हा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी फिल्म आई है और खूब चर्चे में है। निगेटिव, पॉजिटिव, हर तरह के कमेंट मिल रहे हैं। शुभकामनाएं। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर, ये आप अपने पास रख लीजिए। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल सर, जब फिल्म का पहला ट्रेलर आया तो बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई, क्योंकि ट्रेलर पहले आपने डाला फिर हटा दिया, कुछ चीज़ें उससे हटाई गई। लोगों को एक ही चीज़ समझ में आई कि पीएम मोदी की आवाज़ से जो शुरू हुआ था वो हट गया। तो एक तो आपने बताया भी है, लेकिन मैं पहली बार बातचीत कर रहा हूँ, तो क्यों बदलाव हुआ था? वो सर्टिफिकेशन की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके तहत उसको बदलना पड़ा। तो पहले सर जब वो वहाँ पे सर्टिफिकेट लिया था तो पास हो के आया था पहला ट्रेलर? हाँ, पास भी हुआ होगा, वही था, मतलब सर्टिफिकेट तो था ही हमारे पास। थोड़ा सा एलैबोरेट करके भी आप बता सकते हैं? नहीं, इतना काफ़ी है। क्या है ना, ये मैं सारी बातों से थोड़ा गुरेज करता हूँ, उसका कारण और कोई नहीं है। उसका कारण सिर्फ ये है कि मुझे लगता है कि फिल्म और दर्शक के बीच में ज़्यादा जानकारी नहीं होनी चाहिए। कितने की फिल्म है, कितने का वीकेंड है, फिल्म में एक एक्सीडेंट हो गया था बनाते हुए, ये सब जानकारी दर्शक की फिल्म देखने से पहले नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है ना, ये सब जानकारी आपके जो सिनेमा देखने का जो आपका अनुभव होता है उसके आड़े आती है। आप 1000 चीज़ें सोच रहे होते हैं फिल्म देखते हुए, वो आपको नहीं सोचना चाहिए। फिल्म एक माध्यम ही है, एक बंद कमरे में अंधेरा करके फिल्म देखने का। वो इसलिए कि आपके और कहानी के बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए, कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वो फिल्म होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि चार्म कहीं ना कहीं वो अंधेरे कमरे का खो जाता है जब इस तरह की बहुत सारी बातें, जी, पब्लिसिटी के लिए बहुत सारी बातें होती हैं आजकल कि वीकेंड कितने का है और एडवांस कितने की लगी और मंडे पे क्या हुआ। मुझे लगता नहीं कि ये दर्शकों का काम है। दर्शकों का काम है ये तय करना कि फिल्म देखेंगे या नहीं देखेंगे, और फिर ये तय करना कि उनको अच्छी लगी या ख़राब लगी। दर्शक का काम सिर्फ इतना है। आप जब खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो आप थोड़ी पूछते हैं कि आपने म्यूनिसिपल टैक्स कितना देते हैं, आपने ये जगह खरीदी है कि किराए पे ली है, वेटर्स को कितना पैसा देते हैं। आप कहाँ पता करते हैं? आप जाते हैं क्योंकि आपका मन था वो उस रेस्टोरेंट में जाके खाने का, और अब वो चीज़ खाते हैं जो खाने का आपका मन था।
वो आपको अच्छी लगती है या ख़राब लगती है। कभी आप बोल देते हैं थोड़ी महंगी थी, अच्छी थी लेकिन महंगी थी, इससे ज़्यादा बात नहीं करते आप। तो कला के साथ भी सिर्फ इतना ही रिश्ता होना चाहिए कि कला अच्छी थी कि नहीं थी, कला ने अपना काम किया कि नहीं किया, बस बाकी सब मेरा काम है। क्या बात है, एक नई परिभाषा। आप फिल्म की पब्लिसिटी के साथ भी आपकी ये बात होती है क्या? आपकी जो पीआर टीम होती है, फिल्म की जो पब्लिसिटी करती है, उसको आप कहते हैं कि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे मेरी फिल्म जब रिलीज होगी, कि हम इस तरह की। आप देखें, हमारी तरफ से कभी कोई फिल्म की कलेक्शन की या इसकी उसकी कोई बात नहीं की जाती। हम सिर्फ वो उस प्यार की बात करते हैं जो प्यार हमें मिल रहा है, और बस इतना ही है। इससे ज़्यादा फिल्म है नहीं। फिल्म के बारे में इतनी बातचीत की ज़रूरत नहीं है। या तो क्रिटिक्स का काम है, या ट्रेड के लोगों का काम है, ट्रेड के जो पत्रकार होते हैं उनका काम है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं जनता को बताऊं कि मुझे फिल्म बताने में क्या क्या परेशानी आई, और नहीं ये उनकी परेशानी है, नहीं उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी तो ये है कि भाई बहुत ही आकर्षक लग रही है फिल्म, हम देखेंगे, या नहीं लग रही है आकर्षक, नहीं देखेंगे, अच्छी लगी नहीं लगी। मैं दर्शकों से सिर्फ इतना रिश्ता रखना चाहता हूँ। आपने मेरे बहुत सारे सवाल इस जवाब से कह दिए हैं कि मत पूछना, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। कुछ अटेम्प्ट करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि आपने कह दिया इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या बताना चाहिए आज हमको दर्शकों को कि भीड़ क्यों देखें? वो कौन सी कहानियाँ बतानी चाहिए जो आपको लगता है ज़रूरी है इस इंटरव्यू में, आपको लगता है कि ये बात होनी चाहिए? मेरा ख्याल है आपकी जिम्मेदारी एक फिल्म पत्रकार के नाते सिर्फ इतनी है कि अगर आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे बताएं कि आपको अच्छी नहीं लगी और क्यों नहीं अच्छी लगी, और हम उस पर बातचीत करें। और आपको फिल्म अच्छी लगी तो आप मुझे बधाई दे दें और दर्शकों को बताएं कि उनको वो फिल्म क्यों देखनी चाहिए। बस मतलब फिल्म पत्रकारिता इस वक्त कौन किसके साथ खाना खा रहा है, कौन किसके साथ डेट पे जा रहा है, फिल्म पत्रकारिता इतनी ज़्यादा गैर ज़रूरी गलियों में जा चुकी है जहाँ पे हम लोग कला की बात ही नहीं करते। अब फिल्म कला रही नहीं गई है। अब फिल्म जो है हेडलाइन का साधन बन गई है कि इस इंटरव्यू से, इस बातचीत से मैं क्या हेडलाइन, देखिए अनुभव सिन्हा ने क्या कह दी बात शाहरुख खान के बारे में। अब मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, आपने मुझे कह रहे हैं कि शाहरुख मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मैं शाहरुख खान का नाम लूंगा तो आप हेडलाइन शाहरुख खान ही डालेंगे। तो ये यहाँ फिल्म पत्रकारिता पहुंची जिसका बेचारे का कोई लेना देना नहीं है इस फिल्म से, लेकिन ये फिल्म पत्रकारिता की समस्या हो गई है, और ये धीरे धीरे अब दर्शकों की समस्या हो गई है, क्योंकि अब उनको इस गॉसिप में जो पान की दुकान की बातें होती थी ना कि जान तो मिश्रा जी का बेटा क्या करता हो आजकल, तो हम फिल्मों में वो बातें करने लगे हैं। आप ये बात कीजिए मुझसे या किसी भी फिल्मकार से कि पंकज कपूर के साथ तैयारी कैसे की, क्या बात है, पंकज कपूर को के बारे में सोचा कैसे, वो तो इतनी फिल्में करते नहीं हैं, या कि फिर राजकुमार राव क्यों, अलावा इसके बजाय इसके कि राजकुमार राव के साथ काम करके ऐसा लगा, कैसा लगा, राजकुमार राव क्यों, या आदित्य श्रीवास्तव क्यों, या ब्लैक एंड वाइट क्यों, या 1 घंटा 50 मिनट क्यों, 2 घंटा 30 मिनट क्यों नहीं, या आपने दिया मिर्जा की कहानी पूरी क्यों नहीं सुनाई मुझे। हाँ, क्यों नहीं सुनाई आपने मुझे, बड़ी आपसे शिकायत पहुंची कि नहीं पहुंची। हाँ, वो पहुंची कि नहीं पहुंची, वो इसलिए नहीं सुनाई पूरी कहानी, कोई भी कहानी पूरी इसलिए नहीं सुनाई कि जैसे ही वो कहानी आप पूरी कर देंगे ना, वो उस इंसान की कहानी हो जाएगी। जब मैं वो कहानी अधूरी छोड़ूंगा तो आप उसके 4 डिफरेंट अंत सोचेंगे, और फिर वो ज़्यादा लोगों की कहानी बनेगी। तो वो कहानी उस किरदार अकेले की नहीं थी, वो कहानी बहुत लोगों की थी जिसके बहुत अलग अलग अंत हुए होंगे। पर सर, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि अपना अपना स्टाइल होता है, और आपका स्टाइल मुझे पहली फिल्म से पसंद है। आपने बहुत चेंज किया, आपने बहुत ड्रास्टिक चेंज भी आया है, और हर तरह की विधा आप शाहरुख के साथ रावण बनाते हैं, फिर तुम बिन बनाते हैं। आपको लगता है कि दर्शक इस तरह की कहानियों के लिए तैयार है? हम कैसी कहानियाँ सुनते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों ने राज किया, फिर मर गए, ख़त्म कहानी हो गई। इस तरह की कहानी को हम संपूर्ण मानते हैं, लेकिन जब छोड़ दी जाती है तो उसको अब ये नई, मतलब कई बार पहले भी कही गई, इसको देखते कैसे हैं कि कमर्शियली भी? एक दर्जी में और एक डिज़ाइनर में ये फ़र्क होता है। दर्जी को जब आप कहते हैं कि मुझे एक ऐसी शर्ट बना के दो, कमर पे थोड़ी पतली कर दो, बाँह छोटी रखो, तो वो दर्जी होता है। और डिज़ाइनर वो होता है जो बताता है कि अच्छा ये तुमने बहुत पहन लिया, अब ये पहन के देखो। तो वो उसका काम है, ये फिल्मकार का काम है
कि मैं आपके टेस्ट को तोड़ूं और आपको कोई नई चीज़ दूं, ताकि आप तय करें कि ये नई चीज़ आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। वरना तो हम एक तो दूसरी बात, अर्धसत्य किस साल में आई थी आपको याद है? 80s। अर्धसत्य 80s में हिट थी। हाँ। गोविंद निलानी ने तब बनाई थी ये फिल्म और तब वो हिट थी। तो हम ऑडियंस को कम आंकते हैं, ऑडियंस बहुत समझदार है। ऑडियंस बिमल रॉय को हिट करती थी, ऑडियंस ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी, बासु भट्टाचार्य को हिट करती थी। सत्यजीत रे इस देश के सबसे महान फिल्मकार हुए हैं। तो हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार है। सिर्फ इसको लगा लेते हैं आप। नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ। हाँ, मैं कोशिश करूँगा, मैं मेरा चेहरा नहीं ढकूँ। हाँ। तो हमको ऑडियंस को सेकंड गेस नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी का टर्म है, इसका हिंदी मुझे आता नहीं। सेकंड गेस का मतलब होता है कि ये पहले से आप उनके बारे में गेस करें कि उनको क्या अच्छा लगेगा, क्या ख़राब लगेगा। ये गलती मैं नहीं करना चाहता और किसी को नहीं करनी चाहिए। शायद मैं आपको जानता हूँ, आप नहीं जानते होंगे मुझे उतना पर्सनली, और आपकी फिल्मों से पसंद करता हूँ, प्रेम भी है मुझे आपसे। तो मैंने आपका कमर्शियल बैंक बैलेंस भी देखता हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग कहानियाँ दे रहे हैं, लेकिन आपको नुकसान हो रहा है। और बीते दिनों आपने अच्छी फिल्में बनाई, लेकिन मैं सोच रहा था क्या नुकसान में तो नहीं जा रहे हैं आप? इतना प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जानना दर्शक की कोई ज़रूरी नहीं है, पर चूंकि आपने पूछा है, मैंने पिछले 6-7 साल में जितना पैसा कमाया है तो उतना उसके पहले कभी नहीं कमाया। क्या बात है। अच्छी गाड़ी में चलता हूँ, अच्छे घर में रहता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, घूमता फिरता हूँ। तो ये जो आंकड़े नीला चश्मा पहनता हूँ। इतनी लैविश ऑफिस है आपकी। लैविश नहीं तो मैंने 2003 में खरीदी थी। हाँ। तब इतनी महंगी नहीं थी, अब महंगी हो गई है। तो ये जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं हमको दिग्भ्रमित करते हैं। जी जी जी। ये आंकड़े मेरे पास अभी तक ना फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, वो अखबार में पहले छप गए हैं। हाँ। मैं इस फिल्म की तो बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली फिल्मों की बात कर रहा हूँ। मतलब आपने अच्छी फिल्में बनाई हैं। मैं जब इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो मैं अपने साथी पत्रकारों से पूछ रहा था मेरे ऑफिस के, तो बोले उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, अलग अलग कहानियाँ अलग अलग तरीके से बनाई, लेकिन कमर्शियली सक्सेस क्या नहीं हुई, वजह क्या है? किसने बताया आपको? अब ये आंकड़े। वो आपके कौन से आंकड़े? मुल्क ने कितना बिजनेस किया था? मुल्क ने अच्छा था, बिजनेस किया था। आर्टिकल 15 ने कितना बिजनेस किया था? उसने भी अच्छी कमाई की थी। थप्पड़ ने कितना बिजनेस किया था? थप्पड़ का मुझे ठीक से बहुत अच्छा बिजनेस किया था। हाँ, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा था। अनेक का बिजनेस कैसा था? अनेक का कुछ बॉक्स ऑफिस। पिक्चर का बिजनेस सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे नहीं होता है। पिक्चर का एक तो समस्या ये है कि आप लोगों ने वीकेंड की बातें इतनी कर ली हैं कि आप एक वीकेंड से एक पूरी फिल्म को आंक देते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमाई पता है क्या होती है? फिल्म की उम्र। तुम बिन कब आई थी? 2001 में आई थी जी। 22 साल हो गए। जिंदा है, आज भी पैसे कमा रही है, पता है आपको? तुम बिन आज भी पैसे कमाती है। 10 आज भी पैसे कमाती है। रावण आज भी पैसे कमाती है। कौन सी फिल्म ज्यादा हिस्सा आता है अभी भी कि प्रोड्यूसर? कुछ फिल्मों का जिसमें मैं प्रोड्यूसर हूँ उसका हिस्सा आता है। और कुछ फिल्मों की उम्र इतनी नहीं होती। जिस साल तुम बिन आई थी, जिस साल रावण आई थी, उस साल और भी फिल्में आई थी, पर वो 4-5-6 ही फिल्में होती हैं साल भर में जो अगले 15-20 साल जिंदा रहती हैं। थप्पड़ कभी नहीं मरेगी, आर्टिकल 15 कभी नहीं मरेगी, भीड़ कभी नहीं मरेगी, अनेक कभी नहीं मरेगी। रावण रिलीज होने के 12 साल बाद हिट हो रही है। जितने लोग 2011 में बोलते थे पिक्चर हिट है, उसके 2 गुने लोग आज बोलते हैं कि हिट है। ये होती है फिल्म की सफलता। फिल्म की सफलता 3 दिन में नहीं होती है। आपने मुझे कहा था कि शाहरुख से जुड़े सवाल मत पूछना, लेकिन आपने शाहरुख का नाम लिया था, रावण का नाम आपने लिया है, तो अब मेरे मन में सवाल आ रहा है कि रावण 2 कब बनेगा? क्योंकि अब आप कह रहे हैं सफल भी हो रहा है और मेरे पास कहानी नहीं है यार कोई। और शाहरुख के साथ काम करना ना वो प्रोजेक्ट नहीं होता है। शाहरुख के साथ काम करना एक जिम्मेदारी है। वो इतना बड़ा आदमी है कि उसके साथ काम करके आप हल्का काम नहीं कर सकते। एटलीस्ट आप कोशिश तो ये करेंगे कि मैं भारी काम करूं। और स्पेशली तब जबकि पहली रावण को थोड़ा सा उस जमाने में ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स मिला था।
तो अब अगर कभी रावण 2 बनाए आदमी तो ऐसी होनी चाहिए कि मतलब पूरी दुनिया कहे वाह क्या बात है। वैसा कुछ है नहीं मेरे पास कि मैं शाहरुख से बोलूं कि शाहरुख एक कहानी है। अच्छा, उस समय जब रावण आई थी सर और कम चली, जैसा आपने कहा कि उस समय कम चली थी, उसके बाद थोड़ी सी ऐसी खबर भी आई कि शाहरुख नाराज हो गए आपसे। अब ये इंटरव्यू शाहरुख के बारे में, हाँ नहीं मतलब मैं शाहरुख के बारे में अलग से इंटरव्यू कर लूँगा, ये इंटरव्यू शाहरुख के बारे में नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो आप चाहते हैं कि कैसे हुई, पंकज जी को अप्रोच कैसे किया, क्योंकि जब मैं उनसे मिलता हूँ ना तो मुझे फ्रेजाइल सा ऐसे फील होता है कि उनको बहुत ऐसे काम करवाएं कि उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखा जाए, क्योंकि एक तो एज हो गई है और आपने जो भीड़, कुछ एज नहीं हुई, जवान आदमी उनको भी लगता था एज हो गई है, मैंने उनको बताया अभी कोई एज नहीं हुई है आपकी। और आपने भीड़ में, ऐसे भीड़ में उनको रखा है, मेरे को बहुत डर लग रहा था उनको देखकर, आपको सच बता रहा हूँ। तो कैसे उनको अप्रोच किया, कैसे सेट पर उनको संभाला? मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जो पंकज भाई को अपना दोस्त कह सकते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, और मैंने 10 में काम किया था उनके साथ, तब से रिश्ता है उनसे। और मुकेश, क्या रोल दिया था आपने उनको, क्या उन्होंने बना दिया था उसको। मुकेश, हैरत की बात यह है कि इस बार मुकेश छाबड़ा ने नाम लिया उनका कि ये रोल पंकज भाई से कराइए, और मुकेश भी उस समय भूला हुआ था कि मैंने काम किया हुआ है उनके साथ। तो मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा तू बोल रहा है तो मैं करूँगा, क्या है मुझे स्क्रिप्ट भेज दे। मैंने स्क्रिप्ट भेज दी, उन्होंने पढ़ी, उनको अच्छी लगी और वो आ गए। फिर वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उन सवालों का जवाब देना पड़ता है। वो ये आदमी कौन है, ये कहाँ से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, स्कूल गया नहीं गया, कितने साल से बम्बई में है, कितने साल से वॉचमैन है, इसको कभी किसी ने थप्पड़ मारा है क्या। वॉचमैन से मारपीट भी होती है ना बड़े शहरों में। इस प्रकार के वो सवाल पूछते हैं, फिर उस पर वो अपना किरदार बनाते हैं और जादू करते हैं। तो ऐसी आपके पास आपने कहा कि वो जब तैयारी करते हैं तो ऐसी कौन सा इनपुट उनका था जो किरदार को उन्होंने अपने ढंग से प्ले किया, आपने लिखा नहीं था, क्योंकि उनकी तैयारी से वो बिल्ड हुआ, वो क्या बात थी जो आपको याद है और आपको लगता है शेयर करना चाहिए? मेरे ख्याल से वो लुक था उनका, वो जो मूंछ वाला। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने बड़ी सी दाढ़ी रखी हुई थी। तो पहले ये हो रहा था कि दाढ़ी रखें शायद, फिर मैंने नोटिस किया कि वॉचमैनों की दाढ़ी नहीं होती है, वो हम कोशिश करते हैं वो लोग के वेल ड्रेस्ड रहें, वेल ग्रूम्ड रहें। फिर उन्होंने मूंछ का बोला तो मैंने मूंछ पर भी आपत्ति की थी, तो उन्होंने कहा था तेरे सामने मैं करता हूँ तो देख ले, तेरे को अच्छी लगे तो रख लेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। पंकज भाई तो तेज़ बोलते हैं ना। तो मुझे याद है हम लोग लखनऊ में होटल में, मुझे रात को बुलावा आया कि पंकज भाई बुला रहे, तो मैं गया और वहाँ पे फिर उनकी वो मूंछ निकली, तो वो इतनी बड़ी दाढ़ी में से वो दाढ़ी काट दी गई, मूंछ निकली और मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो वो बाकी सब बहुत सारा कुछ पंकज भाई का ही है। राजकुमार और भूमि की जोड़ी कैसे बनी? मतलब ये जोड़ी पहले एक बार हम देख चुके थे और उसके बाद ये आपकी फिल्म आई थी। राजकुमार तो लिखते वक्त दिमाग में आ गया था कि राजकुमार के साथ करनी है ये फिल्म। उसको मोटी मोटी कहानी मैंने शायद फ़ोन पे ही सुना दी थी, या मिल के सुनाई थी इसी कमरे में। और भूमि मुझे मिली थी, उसने कहा था आपके साथ काम करना है, तो मैंने कहा करो, पर इस फिल्म में नहीं है। मुझे लग रहा था ये रोल अच्छा नहीं बनेगा, तो मैं सोच रहा था मैं किसी नई लड़की को ले लूँगा ऐसा कुछ, पर वो बनते बनते अच्छा बन गया। तो मतलब इतना बन गया कि मैं उसको ऑफ़र करूँ, फिर वो करे ना करे वो उसकी मर्ज़ी। तो उसने पढ़ी और पढ़ के मुझे फ़ोन करके बोला कि इसमें आप मुझे पेड़ बना दोगे तो मैं पेड़ बन जाऊँगी, मुझे ये फिल्म करनी है किसी भी हालत में। तो वो बन गई। रेणु शर्मा। फिर राणा को वो कौन, मुकेश लेकर आए? राणा ने अपना पहला काम मेरे साथ किया था, उसने मुझे याद दिलाया। शिकस्त नाम का मेरा एक सीरियल था, आपकी पैदाइश से पहले का। नहीं, वो एक नया चैनल था इन मुंबई करके, उस पर आता था। तो मेरा दोस्त है, फिर मुल्क भी की थी हमने साथ में। तो इस कैरेक्टर में वो नज़र आया, मुकेश ने नाम लिया होगा या मैंने, मुझे याद नहीं है, मुकेश ने लिया होगा। तो आशुतोष राणा जी आ गए। श्रीवास्तव का जिक्र आपने किया कि क्यों उनको उस रोल में, उस पुलिस ऑफिसर। आदित्य ने भी अपना अर्ली काम मेरे साथ किया है शिकस्त में ही, और मुझे बहुत पसंद है वो एक्टर। मुझे लगता है वो बहुत जादूगर एक्टर है, और कभी ऐसा संयोग नहीं हुआ कि उसके साथ उसके बाद काम हो। शिकस्त बनाया था 94 में, तो 94 के बाद
अब जाके एक ऐसा किरदार मिला जो उसको ऑफ़र किया और उसने हाँ बोला कि मैं करूँगा। देखिए, बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए, लेकिन एक बात थी कहीं ना कहीं कि वीएफएक्स और विजुअल के ज़माने में, ये मेरी टीम के लोग भी पूछ रहे थे कि आपने बताया कि ब्लैक एंड वाइट से एक अलग तरह का ट्रीटमेंट आप देना चाहते हो, और आपने रावण बना के बता दिया था वीएफएक्स का काम मतलब आपने उस समय किया है। इस पर अगर कुछ हो कि ब्लैक एंड वाइट ही क्यों रखा, तो ब्लैक एंड वाइट वो एक अंग्रेजी वर्ड होता है एपिक, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? ध्यान नहीं आ रहा हिंदी शब्द मेरे को। हाँ, मैं कुछ एक एपिक, मुझे लगता था कि ये एक एपिक त्रासदी थी एक्चुअली थी। तो उस एपिक त्रासदी को दिखाने के लिए मुझे लगा कि ब्लैक एंड वाइट से मदद होगी, तो मैंने ब्लैक एंड वाइट किया। और इस फिल्म में बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स हैं, आपको पता नहीं चलते। विजुअल इफेक्ट्स की खूबसूरती ये होती है कि वो पता ना चले विजुअल इफेक्ट्स हैं। बहुत सारी फिल्मों के सीक्वल्स आ रहे हैं। एक दिन हम लोग स्टोरी कर रहे थे तो देख रहे थे कि दर्जनों सीक्वल्स आ रहे हैं। आपके पास तो आप बता रहे थे कि 10 या मतलब मन में है कि इन फिल्मों का सीक्वल मुझे भी बनाना चाहिए या काम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? वो कहानी अब पूरी है, थप्पड़ पूरी है, आर्टिकल 15 पूरी कहानी है। उस विषय पर मुझे कोई और बात कहनी होगी तो मैं दूसरी फिल्म बना दूंगा। 10 की बन सकती थी क्या फ्रेंचाइजी? 10 बन सकती है, 10 का 11 बन सकता है क्या सर? उस पर कर देना बोलो ना। अब उस किस्म की कहानियां आती नहीं यार मेरे दिमाग में। अब मैं थोड़ा उम्र हो गई है मेरी शायद। तो कैसे होगा? जो भूखे हैं कि उसकी आगे का तो उसको काम करना पड़ेगा ना सर। हाँ, क्या पता आप बोल भी रहे हैं कि मेरा मन हो रहा है, मतलब मेरा मन होता रहता है म्यूजिक का, एक्शन का, मेरा मन होता रहता है, ये बात सच है। लेकिन किसी दिन कोई ऐसी कहानी आई जिसमें मेरे मन की और मेरे मस्तिष्क की जोड़ी बन जाए तो शायद कुछ हो जाएगा। सुपर हीरो पे फिल्म बनाने का कुछ सोचा आगे? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो ज़िंदगी के जो हीरोज़ हैं ना उनके ऊपर फिल्म बनाता हूँ। तापसी पन्नू थप्पड़ में, राजकुमार राव भीड़ में, आयुष्मान खुराना अनेक में, या आर्टिकल 15 में। इसके अलावा कौन कौन से विषय पे आप काम कर रहे हैं? क्योंकि आपका विषय एकदम अलहदा है। लोग देखें ना देखें, आप अपने मतलब अपने धुन पे काम कर रहे हैं। हाँ। अभी पता नहीं, अभी बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास। अब थोड़ी सी छुट्टी लूँगा। इतना सारा प्यार जो मुझे मिल रहा है ना इस फिल्म के लिए, मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है। एक तो हिंदी जो है ऐसा कभी हुआ नहीं पहले, अनप्रेसिडेंटेड। इतना प्यार मुझे मिले जितना मिला इस फिल्म के लिए। बॉक्स ऑफिस पे थोड़ा कम है, लेकिन काफ़ी कम है, लेकिन उसके अलावा का जो प्यार है वो बहुत सारा है। और एक बात मुझे तयशुदा मालूम है कि इस फिल्म की उम्र बहुत लंबी है, तो उस लेवल पे भी एक सफल फिल्म है। प्यार के लेवल पे भी सफल फिल्म है, वीकेंड के लेवल पे असफल है। तो अभी इस सब को एंजॉय कर रहा हूँ और फिर बैठूंगा किसी दिन कहीं पहाड़ों में जाके और अगली कहानी तय करूँगा। मुझे तो हेडलाइन चाहिए कि अगली फिल्म का विषय क्या है। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा था। नहीं, वो माफ़ी चाहता हूँ, मैं अच्छी चाय पिलाता हूँ आपको। नहीं, आप मेरा सूखा इंटरव्यू मत करिए। नहीं, मुझे सच नहीं पता, मैं छुपा नहीं रहा। लेकिन मन में विचार है कि इस विषय पे ऐसे कुछ बहुत सारे हैं, 10-12 विचार हैं। कोई पुरानी फिल्म जिसका रीमेक कभी मन हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। रीमेक नहीं कर सकता मैं। क्यों? मेरे बस का नहीं है। वो किसी और की कहानी है, वो उसने कह दी। जो लोग बनाते हैं उसको आप कैसे देखते हैं? इस पर टिप्पणी? वो उनकी चॉइस है। हो सकता है उस कहानी को किसी नए तरीके से, किसी नए रंग में कहना चाहते हैं, तो उससे कोई मुझे दूसरा कोई करे तो मुझे कोई हो सकता है मैं देखने भी जाऊं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। कोई बायोपिक जो मन में हो कि यार इसको मैं कभी बनाऊंगा? गांधी। एलैबोरेट सर। गांधी के ऊपर मैं जितना काम कर सकता हूँ करना चाहूँगा। इस देश का वो, हालांकि आजकल हमारे राजनीति की आइकॉनोग्राफी जो होती है उससे गायब हो गए। आजकल मुख्यमंत्रियों के पीछे गांधी की फ़ोटो नहीं होती, लेकिन गांधी इस देश का, इस समाज का, इसके इतिहास का सबसे कद्दावर व्यक्तित्व है। और उस गांधी के बारे में जो भी कभी कोई ऐसा हंसल बना रहा है मुझे मन कुछ अच्छा समझ में आएगा तो मैं ही बनाऊंगा। गांधी के ऊपर तो सैकड़ों फिल्में बन सकती हैं। कौन सा पार्ट आपको लगता है कि इस पे
ज़्यादा मतलब आपकी फिल्मोग्राफी में ये पार्ट गांधी का जोड़े कि बहुत व्यापक वो है? वो आखिरी बनाऊंगा, शायद गांधी की हत्या के बारे में फिल्म बननी चाहिए, और बनी भी है और बननी चाहिए। और बहुत कुछ है गांधी के बारे में, तो मतलब गांधी की एक एक अनशन, गांधी का एक एक स्पीच, गांधी की एक एक बात पे फिल्म है। मैं ना आपकी फिल्मोग्राफी देखता हूँ तो जैसे बच्चा बड़ा होता है, मैं देख रहा हूँ कि अंदर से ना बड़े हो रहे हैं। हाँ, आप बड़े हो रहे हैं, एक अलग तरह की फिल्मोग्राफी मतलब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जोड़ रहे हैं। क्या सोच कर रहे हैं, योजना वो करके कर रहे हैं कि मेरे नाम से फिल्में जानी जाएंगी? आप मेरे सवाल को समझ पा रहे होंगे, इस पर आपकी बात। मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता कि मेरे को याद रखा जाए, मेरे सिनेमा को याद रखा जाए। मैं तो मुसाफिर हूँ, कुछ समय के लिए आया हूँ, और उस समय में कभी कभी कुछ कुछ कहानियाँ कहने का मन करता है। मैंने एक हुनर सीखा फिल्में बनाने का, तो जो कहानी मन को भाती है वो बना देता हूँ। और मुझे खुशी है कि मेरे पूरी फिल्मोग्राफी में कम से कम 5-6 फिल्में ऐसी हैं, जो 5-6-7 फिल्में ऐसी हैं जो लंबे समय तक जिंदा रहेंगी। आपके वो जो पहले तीनों हीरो थे, उनसे कभी आप मिलते हैं? मैं बीच में मिला था तीनों से अलग अलग पार्ट में। उनको लेकर कभी सोचते हैं, मतलब वो सबके जहन में है वो कौन? संजू और तीनों वो तुम? अच्छा, नहीं, प्रियांशु और राकेश। हाँ, मतलब प्रियांशु से तो नहीं, राकेश से बात होती रहती है। एक अलग, देखिए उनकी भी एज बड़ी है और सब कुछ सोचते हैं कि या नहीं, वैसी कोई कहानी है नहीं यार मेरे पास। सनली तो बहुत अच्छी दोस्त है अभी तक। हाँ। उससे तो दिन में एक आध बार बात हो जाती है, लेकिन कोई फिल्म नहीं है दिमाग में। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस आए, में इसका आपको शुक्रिया। लगता है कि वो बात जो दर्शकों को आप कहना चाहते हैं, सॉरी मैंने बीच में काट दिया, और वो कहनी है, तो आप सीधे दर्शकों से आपकी बात। बस फिल्म देखिए आप, वीकेंड की चिंता आप मत किया कीजिए। आप अच्छी और बुरी फिल्म देखिए, मतलब बुरी लगे तो देखने तो आप फिल्म जाते हैं, बाद में अच्छी बुरी लगती है। बुरी लगे तो बुरी बोलिए, अपने दोस्तों से बोलिए, फिल्मकार से ट्विटर पे बोलिए, फेसबुक पे बोलिए, इंस्टाग्राम पे बोलिए। और अच्छी लगती है तो पीठ थपथपाइए और बताइए कि और क्या क्या बनाना चाहिए, कैसे। बस फिल्मकार का और दर्शक का सिर्फ इतना रिश्ता है, प्यार का या कम प्यार का, उससे ज़्यादा का रिश्ता नहीं। एक फिल्म अपने आप में बना देना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, फिर अच्छी बना देना उससे बड़ी उपलब्धि होती है, और फिर वो सफल हो ना सफल हो वो फिल्मकार की समस्या है, उसको उससे जूझने दीजिए, आप उसमें मत पड़िए। आप तो अपना जीवन जिए और हमारी फिल्में देखें।